भाव को करती है, जिस भाव को प्राप्त होती है उस समय वो वही भाव को होती है, वो वही भाव। तो आत्मा जान रहा है तो आत्मा क्या है? आत्मा ज्ञान है ना, बस सीधा सा सिंपल है ना। तो अब इससे हम पढ़ते पढ़ते हम कहाँ तक आ गए थे? हमने जो पिछली कक्षा में देखा था, क्या देखा था ख्याल लेके? विषय क्या था? ये तो हमने पढ़ दिया, नहीं पढ़ देते ये तो पढ़ना है, ये तो पढ़ना है, ये तो आज पढ़ना है। पिछली बात में क्या था? वही बात है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, उस समय भी काफी निकल गया। पिछली गाथा में अपने ये विषय आया था जो था ना, ये जो जीव ज्ञान है ये 3 प्रकार से बने। जो 3 काल वाला तो था, लेकिन 3 काल से उसमें बता क्या रहे थे? 3 काल वाला तो वो आज आएगा। यहाँ बताया था कि जो ये है वो 3 प्रकार से, लेकिन 2 तरह के है, स्व और पर। पिछली गाथा में ये विषय था, क्या था कि ये 2 तरह के होते। कौन कौन से? स्व और पर। कैसे होते स्व और पर 2 तरह के? कि देखो 2 तरह का जो भेद खड़ा किया था वो ऐसे किया था कि पर को जानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी जानते हैं, हमने जन्म से आज तक और चीजों को तो जाना है, तो पर को तो जान लो। अपने को कैसे जानेंगे? उदाहरण जैसे आंख है, आंख अपने आप को सीधा देख सकती है? नहीं देख सकती है ना। तो ऐसे कैसे जानेंगे हम अपने? तो उसमें बोला कि जो क्रिया है, मतलब वो आया था ना कि किस तरह की क्रिया है, क्योंकि क्रिया अपने आप से उत्पन्न नहीं हो सकती। ये हेतु दिया था प्रश्न में, तो उसके उत्तर में दिया था कि उत्पत्ति क्रिया है या फिर ज्ञप्ति क्रिया है। यदि उत्पत्ति क्रिया हो तो वो तो संभव नहीं, वो तो अपने आप में नहीं हो सकती। उसके लिए तो कोई उत्पत्ति हो रही, कोई दूसरी वस्तु उत्पन्न होगी, कोई दूसरा कार्य होगा। लेकिन ज्ञप्ति क्रिया है वो प्रकाशन की तरह है। जैसे लाइट बताया था, हाँ याद आया, थोड़ा याद आया। लाइट में क्या बताया था कि लाइट जल रही है तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं, है ना। लाइट जल रही है, हम एक दूसरे को देख सकते हैं। तो क्या हमें लाइट नहीं दिखेगी? क्या लाइट भी तो दिखेगी, है ना। तो जैसे लाइट का स्वभाव है स्वपर प्रकाशन, वो खुद भी चमकती है और औरों को भी चमका के मतलब देखने में मदद करती। ऐसे ही ज्ञान कैसा है कि ज्ञान औरों को तो जान ही सकता है, तो खुद को भी जान सकता है। और जान सकता है नहीं होता, जान सकता है ऐसा नहीं, जानता है। ज्ञान पर को जानता है तो अपने को भी जानता है, अपने को जानता ही है। समझ में आई बात? समझ में ना? चल, तो ये हमने पिछली स्वाध्याय में हमने देखा था। अपने पिछली गाथा का इसका कुछ रह गया था क्या? मुझे ऐसा ख्याल है कि ये स्वयं पूर्वक जानता है ना, ये भी कह सकते हैं कि स्वयं पूर्वक जानता है, स्वयं जानता है। ये पर को जाने, लेकिन करे पूरा स्वयं पूर्वक जानता है। नहीं, देखो अब वो पर को कैसे जानना और स्व को कैसे जानना वो बात नहीं कर रहे। बात ये इतनी कर रहे कि स्व को जानते हैं और पर को जानते हैं। कैसे जानना, किससे जानना, साधन मात्र तो अभी तो वो पीछे भी आ चुका, आगे भी आएगा। यहाँ नहीं है, यहाँ तो है कि पर को भी जानता है तो अपने को भी जानता है। यहाँ बस इतना सा सवाल है ना। अच्छा, अब हम अगली गाथा पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 54, गाथा नंबर है 37। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी गाथा। आपको भी कुछ एक अलग विषय थोड़ा सा मिलेगा। गाथा में विषय यही है जो ज्ञान का चल रहा है ना, गाथा में इसी संबंधित विषय जो इसकी टीका है उसमें कुछ आपको आज नया मिलेगा। और नया भी क्या बोले, आपने वही सुना होगा, वही पढ़ा होगा, बस आज के लिए वो इस ग्रंथ के अनुसार जो है वो नया होगा, नवीन। चल देखो एक बार इसकी उत्थानिका देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 54 पर जो ये पद्यानुवाद के ऊपर, वहां से पढ़ता हूँ। विगत गाथा में यह कहा गया है कि सभी द्रव्यों की भूतकाल में हो गई, वर्तमान में हो रही और भविष्य में होने
होने वाली पर्याय ये है। क्या बोला? कि तीनों की पर्याय मतलब जो हाँ कि सब सारी की सारी एक द्रव्य की पर्याय जानने में आती है, ये है जानने में आती है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस गाथा में कहते हैं कि सभी द्रव्यों की अतीत और अनागत पर्याय भी वर्तमान पर्याय के समान ही ज्ञान में विद्यमान हैं। अभी हमने पढ़ा था कि तीनों को जानते हैं। अब तीनों को कैसे जानते हैं, किस तरह से? तो इस गाथा में जो विषय आएगा इसमें यह बताएंगे कि भूत की और भविष्य की, ये जो पर्याय है भूत की और भविष्य, तो इन दोनों तरह की पर्यायों को वर्तमान की पर्याय के समान ही जानते हैं। उन्हें अलग से कुछ नहीं जानते, उन्हें कुछ कमी पेशी नहीं होती, कुछ ज्यादा नहीं जानते। जैसे वर्तमान की पर्यायों को जानते हैं ऐसे ही भूत और भविष्य की पर्यायों को भी जानते हैं। समझ में कोई दिक्कत तो नहीं? विषय समझने में, विषय आगे ना समझ में, है ना? आगे ना सभी को। चल अब देखो ये गाथा देखते हैं, गाथा पढ़ते हैं और विद्यान इसका पढ़ेंगे। देखो तत्कालिकेव सव्वे सरसभूता हि पज्जयातासिं वट्टन्ते तेनानि विशेषदो दव्वजी दव्वजादीनम् असद्भूत हो सद्भूत हो सद्द्रव्य की पर्याय सद्ज्ञान में वर्तमान वत ही है सदा वर्तमान सब। देख क्या बताया इसने कि जो पर्याय है और जो पर्याय नहीं है, पर्यायों के आप कैसे भेद खड़े करें गाथा में? दो तरह से। एक तो जो पर्याय होंगी अभी वर्तमान में जो पर्याय है वो कौन सी होगी? वर्तमान वाली, है ना? और जो नहीं है दूसरी तरह की कौन सी पर्याय? कि जो पर्याय नहीं है कौन कौन सी होती है? भूतकाल की नहीं है और भाई वो असल में अभी तो हो नहीं सकती। भूतकाल की पर्याय हमें अभी हो, ऐसा हो सकता है क्या? भविष्य काल की पर्याय अभी हो, ऐसा हो सकता है क्या? अभी कौन सी पर्याय होगी? वर्तमान काल की पर्याय होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो द्रव्य की पर्याय है, द्रव्यों की तो सब तरह की पर्याय है, वर्तमान की भी है, भूतकाल की थी, भविष्य काल की होंगी, है ना? तो तीन तरह की पर्याय है। वे तीनों वर्तमानवत, वर्तमानवत मतलब कि जो वर्तमान वाली जो पर्याय हैं उनकी तरह ज्ञान में आती है। ज्ञान में आती है मतलब जानने में। इतनी सी बात बताइए। एक बार इसका यहाँ से अर्थ देखते हैं। देखो तत्कालिक एव, तत्कालिक मतलब नहीं, तत्कालिक मतलब उस समय की, तात्कालिक, तत्कालिक मतलब उस समय की मतलब वर्तमान, ठीक है? तत्कालिक एव, ये एव है, एव मतलब उसकी तरह, मतलब वर्तमान वाली पर्याय की तरह सव्वे सारी क्या क्या सद और असद्भूत, सद्भूत और असद्भूत मतलब जो है, सद्भूत मतलब जो है और असद्भूत मतलब जो नहीं है। तो समझ में आ गया? तीन तरह की पर्याय, जो अभी है वो कौन सी? सद्भूत वर्तमान वाली, और जो अभी नहीं है वो कौन सी? असद्भूत मतलब भूत और समझ में आ गया ना? अच्छा, तो वर्तमान की पर्याय की तरह सारी सद्भूत और असद्भूत, सारी कौन सी? सद्भूत और असद्भूत जो भी पर्याय हैं उनका ज्ञान में वर्तन होता है। क्या बोला? वर्तन्ते तेनानि, वे सब
नाणे, नाणे मतलब ज्ञान में, वर्तन्ते वर्तती है मतलब जानने में आती है, दिखती है। कि जैसे वर्तमान की पर्याय देखने में आती है, ऐसे ही भूत और भविष्य की भी पर्याय देखने में आती है ना। ऐसा विशेष दो दब्ब जाति नाम सभी द्रव्य जाति में, सभी द्रव्य जाति मतलब द्रव्य जाति मतलब 6 प्रकार के द्रव्य। कि द्रव्य वैसे कितने होते हैं? नहीं, कितने होते हैं वैसे संख्या अनंत होते हैं भैया की संख्या लिमिट। तो द्रव्य जाति मतलब कि सब तरह के द्रव्यों में ऐसी विशेषता होती है। कैसी विशेषता? कि उनकी सारी कालों की पर्याय, चाहे अभी है चाहे अभी नहीं, वे सब पर्याय किसमें आती है? ज्ञान में आती है। किसकी तरह आती है? वर्तमान की पर्यायों की तरह जानने में। ठीक है, अब इसे हम अपनी भाषा में बोले। देखो मैं आपको बहुत सरल उदाहरण दूंगा। आप लोगों जो हम में यहाँ वृद्ध है, बड़े हैं हमसे, हमारे जो गुरु है, आप लोगों ने अपने घरों में हाथ वाली चक्की देखी हो, ठीक है, देखी होगी, चलाई भी हो काफी लोग, नहीं सबने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सबने, किसी ना किसी ने चलाई होगी। ठीक है, चलो हाथ चक्की छोड़ो, अपना आपका कोई पुराना घर हो, कोई गांव का घर हो या शहर में ही सही पुराना घर हो, ठीक है, अभी आप अपने नए घर में हो, आप अपना यहाँ की रोटी खाते हो, आपका सब कुछ यहाँ पर अपने हिसाब से बनाया। एक बार आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और वो सोचो, ठीक है, आपको ऐसा होगा कि सब कुछ यही है, सब कुछ बिल्कुल आंखों के सामने है। क्या क्या कैसे कैसे की कैसे हम सुबह 4 बजे उठ के घर की सफाई करते थे, चौका साफ करते थे, सुबह उठ के फिर चक्की से आटा पीसते थे और कोई चीज पीसते वो भी पीसते थे, सब तैयार करते थे, सब करते थे कि नहीं करते? अरे आप लोगों का छोड़ो, मम्मी ने तो मेरी चक्की चलाई है, से खूब चलाई। हम नानी के घर में आज भी जो पुराना घर है वहाँ जमीन में बना हुआ है, वो जो होता है ना चक्की का, जो जमीन में बना हुआ आज भी बना हुआ है, वो आज भी वो ऊपर वाला पत्थर अब चाहे नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अपने को, अब बताओ आपका वो पुराना घर अब है, किसी का टूट भी गया होगा, बिक गया होगा, टूट के किसी और ने कुछ और बना दिया था, अब उस घर का उस वस्तु का कुछ अस्तित्व बचा है क्या? लेकिन आंखों के सामने कैसे दिख रहे हैं कि जैसे ये टेबल आगे रखी है ऐसे वो घर आगे। समझ में ये बात समझ में पक्का? तो देखो जैसे अपने कोई बातें, अब जैसे आपके कोई रिश्तेदार हो, कोई जान पहचान के हो, मित्रादीन हो, कोई ऐसे, तो वे भी जो आज आप अपने बीच में ना रहे, जो जा चले गए या फिर कहीं और रहते हो कैसे भी, तो वे भी अगर हम आंख बंद करें सोचे, हमें बिल्कुल अपनी आंखों के सामने आ जाए, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर, सब ख्याल में आ जाएगा भैया वो व्यक्ति कैसा दिखता था, कैसे बातें करता था कि नहीं। तो जैसे हमें वो दिख रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से दिख रहे हैं? जैसे अभी सामने ही खड़े हो, जैसे हमारे सामने ही रखा हो, ऐसे दिखते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान में सारी पर्याय आती है, भूत भविष्य वर्तमान सब तरह की पर्याय आती है। किसकी तरह आती है? वर्तमान की तरह, मतलब जैसे सामने रखी हो, जैसे सामने रखी हो ऐसे आती है। अब समझ में आया जाता था भाव काका ने बताना क्या चाह रहे, ये समझ में आया कि नहीं आया? चल अब देखो इसका हम एक बार हिंदी अर्थ पढ़ के फिर हम अपनी टीका प्रारंभ करेंगे। देखो इसका अर्थ पढ़ेंगे। उन जीवादि द्रव्य जातियों की समस्त विद्यमान और अविद्यमान पर्याय तात्कालिक, तात्कालिक मतलब उस समय वाली, मतलब वर्तमान, उन वर्तमान पर्यायों की भांति विशिष्टता पूर्वक ज्ञान में वर्तती है। समझ में आया क्या बोला? कि जीवादि द्रव्य जातियों के, द्रव्य जाति मतलब सभी द्रव्यों के, है ना, इन सभी द्रव्यों के सारी पर्याय जो अभी है जो अभी नहीं है, सब पर्याय वर्तमान वाली पर्यायों की तरह
विशिष्टता पूर्वक ज्ञान में वर्तती है, मतलब सारी स्पष्ट अलग अलग ज्ञान में दिखती है, समझ में आती है। समझ में आया आपको? सब सबको आ गया अब समझ में, है ना? चलो अब हम इसकी टीका में देखेंगे, एक एक बात को यहाँ पर तर्क और हेतु के माध्यम से सिद्ध करेंगे कि कैसे संभव है। ये जो बात बोली ना कि भूत की भी दिख रही है, भविष्य की भी दिख रही है, कैसे दिख रही है ना? बड़ा सवाल है ना? तो इसका उत्तर अब हमें मिलेगा, इसे हम पढ़ते हैं। देखिए, उक्त गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जीव आदि समस्त द्रव्य जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा, तो कितने सारे की लगा दिए, फिर से पढ़ता हूँ एक बार आराम से देखना। जीव आदि समस्त द्रव्य जातियों की, मतलब सारे द्रव्यों की, तो द्रव्यों की पर्यायों की उत्पत्ति, क्या बोला है पहली लाइन में? द्रव्य उनकी पर्याय, द्रव्य की पर्याय मतलब पर्यायों की उत्पत्ति, है ना? तो उन द्रव्य के पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से, क्या बोला कि भाई द्रव्यों की जितनी पर्याय है वो कितनी है, उनकी मर्यादा, मतलब अगर हम उन पर्यायों को गिनना चाहे कितनी पर्याय होगी तो कितनी है? नहीं, मतलब जो यहाँ पर कैसे बताया वो मतलब सही है, उत्तर इसका अनंत ही है। यहाँ पर बताया कि जितना बड़ा तीन काल होता है कि पर्याय कितनी होती है द्रव्यों की, कि जितने तीन काल कितना अनंत होता है, तो जितना तीन काल है उतनी की उतनी ही पर्याय है। तो देखो कि उस पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से उनकी क्रम पूर्वक तपती हुई स्वरूप संपदा वाली विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जो जितनी पर्याय है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये थोड़ा सा यहाँ पर शब्दों में घूम जाएंगे आप लोग, फिर से बता, उनकी क्रम पूर्वक तपती हुई स्वरूप संपदा, पहले तो इतना समझते हैं। क्रम पूर्वक मतलब कि एक बार में एक ही पर्याय है, ऐसा तो नहीं एक बार में दो आ जाए, ऐसे क्रम से आ रही है, एक एक ही है। कोई बाद वाली पर्याय पहले आ जाए ऐसा नहीं हो सकता, कोई आने वाली पर्याय ना आए ऐसा भी नहीं हो सकता। जो पर्याय पहले ऐसे लाइन से लगी है तो क्रम पूर्वक एक एक करके उनका समय आता जा रहा है और वे सब वर्तमान में प्रकट होती जाए। उनकी क्रम पूर्वक तपती हुई स्वरूप संपदा वाली विद्यमानता और अविद्यमानता, तपती हुई मतलब कि वो प्रकट होने को तैयार है। तपती हुई का मतलब यहाँ पर वैसे तो एक विशेषण ही है, तपती हुई का मतलब कि धीरे धीरे करके उनका वर्तमान में आने का समय तैयार है ना? तो तपती हुई स्वरूप संपदा वाली विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जितनी पर्याय है, कि जो पर्याय विद्यमानता को प्राप्त मतलब कि जो विद्यमान है, और जो पर्याय अविद्यमान है मतलब कोई सद्भूत की जो पर्याय है और जो पर्याय नहीं, इसका एक अर्थ है ना? तो जितनी पर्याय हैं वे सब तात्कालिक पर्यायों की भांति अत्यंत मिश्रित होने पर भी सब पर्यायों के विशिष्ट लक्षण ज्ञात हो, इस प्रकार एक क्षण में ही ज्ञान मंदिर में स्थिति को प्राप्त होती है। वे पर्याय कैसे होती हैं, कैसे दिखती है? कि तात्कालिक पर्याय की भांति, वर्तमान पर्याय की भांति अत्यंत मिश्रित होने पर भी, कि हम सोचेंगे कि भविष्य को जानते हुए पूरा इकट्ठा जान लिया और सारा वो एक में गुजर हो जाए, ऐसा हो रखा है कि समझ ही नहीं, कि अत्यंत मिश्रित तो हो, क्योंकि एक ही द्रव्य के अंदर विद्यमान है तो मिश्रित होने को हो, पर मिश्रित होने पर भी सब पर्यायों के विशिष्ट लक्षण ज्ञात हो, कि एक एक पर्याय अलग अलग दिख जाए, समझ में आ जाए। इस तरह का ज्ञान ऐसा काम करता है। इस प्रकार एक क्षण में ही ज्ञान मंदिर में स्थिति को प्राप्त होगी। ज्ञान मंदिर में स्थिति मतलब कि अपने ज्ञान में ऐसे ये सारी पर्याय स्थित होती है, जानने में बिल्कुल सामने आती है। ये तो एक देखो जो अभी तक पढ़ा ना, ये अभी एक सामान्य अर्थ बता दी, जो गाथा में जो बात बताई थी वो बात वापस से दोहरा। अब आगे जो अपना
जो भी हमें सिद्ध करना है ना वो आ गया भाई। देखो सबसे पहले बात बोलते हैं कि यह अयुक्त नहीं है, मतलब कि यह गलत नहीं है। अयुक्त मतलब गलत, अयुक्त मतलब गलत और नहीं है, तो मतलब ये जो बात बोली है इसमें कोई गलती नहीं है। आपको लग रहा हो हमने गलती से बोल दिया, हम कुछ और बोलना चाह रहे थे, कुछ बात बोल रहे थे, कि नहीं, जो बोला है यही बात सही है, अयुक्त नहीं है ना। कैसे? क्योंकि उसका दृष्ट के साथ अविरोध है। विरोध मतलब होता है दुश्मनी, लड़ाई। अविरोध मतलब कि कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दृष्ट के साथ, अभी दृष्ट कौन है? दृष्ट मतलब जो चीजें सामने, वो कहते हैं ना हाथ अंगन को फारसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। इसका क्या मतलब होता है? इसका इस पंक्ति का मतलब नहीं, इसका मतलब वो अर्थ वैसे नहीं पूछा एग्जैक्ट, इससे बात क्या बताना चाहते हैं? हाँ, कि दृष्ट को प्रमाण की आवश्यकता, कि जो चीज सामने दिख रही है उसे क्या प्रमाणीकरण दे उसका। जैसे अपने बहुत चलता है भारत में आइडेंटिफिकेशन, कोई भी आप सरकारी दफ्तर में जाओगे आईडी प्रूफ दो, जैसे एक आईडी प्रूफ में मांगते हैं जन्म प्रमाण पत्र। अब भैया हम यहाँ जन्म में खड़े दिख रहे कि नहीं दिख रहे, कि हम कहीं और से टपक के आ गए, इसी यहीं पर तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, मतलब जन्म हुआ होगा। अब तुम्हें क्या बात का जन्म प्रमाण चाहिए? जन्म हुआ नहीं किया तो तुम्हें ऐसा सवाल है। यदि ऐसा सवाल है तो बहुत गलत सवाल है, क्योंकि जन्म के बिना कोई आ नहीं सकता मनुष्य, है ना। तो जैसे मांगा ना जन्म प्रमाण पत्र, और इसमें हम क्या उसकी हेतु देंगे? हम इसके खिलाफ क्या बोलेंगे कि भाई हम यहाँ खड़े, तुम्हें और क्या चाहिए? हम खड़े हैं ना, हम तुम्हारे सामने बोल रहे हैं ना, या तो हम अदृश्य हो, हम बिना शरीर के हो, हाथ तुम्हारा हमारे आर पार चले, तो ऐसा तो नहीं है खड़े। तो इसका जैसे यहाँ बोला ना कि भैया हम सामने खड़े तो तुम्हें क्या प्रमाण दे, तो ऐसे ही हम बात बोल रहे हैं कि जो ज्ञान में भूत और भविष्य को जानने की बात है ना, बिल्कुल स्पष्ट है, ये दृश्य है, क्लियर बात है, इसमें हम क्या तुम्हें प्रमाण दे। अब इसमें दृश्य बात क्या है ये अब यहाँ पर समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं यहाँ पर? ये समझ में क्या समझना है कि जो भूत और भविष्य की पर्याय वर्तमान की पर्यायों की तरह सामने जानने में आती है, इस बात में कोई विरोध नहीं है, ये हमें समझना है। क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि सामने दिख रहा है। अब देखो दिखा रहे हैं कैसे, देखो जगत में दिखाई देता है कि छद्मस्त के भी जिस प्रकार वर्तमान वस्तु का चिंतन करते हुए ज्ञान उसके आकार का अवलंबन करता है, उसी प्रकार भूत और भविष्य वस्तु का चिंतन करते हुए भी ज्ञान उसके आकार का अवलंबन करता है। भैया जैसे अब हमें सामने दिख रही है, कोई चीज सामने दिख रही है तो हम उसे कैसे जाने? समझ में आया प्रश्न क्या है मेरा? प्रश्न समझना, प्रश्न क्या है? कोई चीज अभी वर्तमान में सामने, हमें उसको जानना है, कैसे जानेंगे? जैसे देखो 5 इंद्रियों से जानते हैं, इसमें तो कोई आपको प्रश्न नहीं है ना। हमारी कितनी इंद्रियां होती है? 5 इंद्रियों के माध्यम से, मन भी आप ले लो कोई बात नहीं, 5 इंद्रियों और एक मन से हम पदार्थों का ज्ञान, वस्तुओं का ज्ञान करते हैं। समझ में आया है ना? अब यहाँ पर बात ये बोली कि जैसे वर्तमान वाली चीजों का हमें ज्ञान करना है तो कैसे होता है? क्या वो वस्तु आके हमारे ज्ञान में घुस जाती है? क्या वो हम उठ के उस वस्तु के अंदर घुस जाते हैं? तो फिर क्या होता है? क्या कैसे जानते हैं कि इंद्रिया का उस वस्तु से कुछ संबंध नहीं, तो कुछ उनमें आवरण की कमी होना, कुछ भी होना, उनमें जो भी आपसी में जो भी जो भी संबंध हुआ होता है, वो वस्तु हमारे ज्ञान में आकार लेती है और हम उस वस्तु को जानते। ऐसी जानते कि नहीं जानते? ये तो वर्तमान वाली की बात करें, देखो याद रखना। अब ये टेबल है, टेबल को हम सब कैसे जानते हैं? आंखों से देख के जान सकते, आंखों से देख रहे हैं। अब ये टेबल तो हमारे ज्ञान में नहीं घुसी, घुस देगी क्या? किसी ने नहीं घुसी, हमने कुछ इसमें किया नहीं जानने के लिए, बस देखा, उसका आकार हमारे आया और हमने जाना, है ना?
समझ में आया? तो जैसे टेबल को जानने में इस टेबल से हमारा कुछ नाता नहीं जुड़ा, इस टेबल से कुछ कांटेक्ट नहीं आया, बस वो सीधा आकार आ गया, हमने उसे जान लिया। ऐसे ही अगर भूतकाल का कोई वस्तु हमारे ज्ञान में आ जाए तो उसका भी तो आकार या तो उस वस्तु का होना जरूरी थोड़ी है वहां पे भाई। जैसे वर्तमान वाली वस्तु का आकार ही तो आया है ना, तो ऐसे अगर भूतकाल की किसी वस्तु का, किसी पर्याय का आकार हमारे दिमाग में आ जाए, आकार नहीं तो और भी कुछ, स्वाद भी हो सकता है, रंग भी हो सकता है, महक भी हो सकती है, आवाज भी हो सकती है, कुछ भी है ना, कुछ भी हो, तो कुछ भी जो भी ज्ञान में आ रहा है तो भूतकाल का आ जाए तो कोई दिक्कत है। ऐसे ही कोई भविष्य काल का जानने में आ जाए तो कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे वर्तमान वाली वस्तुओं को हम सामने से जानते हैं तो ऐसे ही भूत और भविष्य काल वाली वस्तुओं को भी वैसे जान, क्योंकि आकार ही तो बनते ना ज्ञान। देखो फिर से पढ़ता हूँ एक बार। जगत में दिखाई देता है कि छद्मस्त के भी, छद्मस्त मतलब कि जिनका ज्ञान पूर्ण नहीं, मतलब केवल ज्ञान से जो उल्टे, केवल ज्ञान जिन्हें नहीं हुआ सारे जीव है ना। तो छद्मस्त के भी जिस प्रकार वर्तमान वस्तु का चिंतन करते हुए ज्ञान उसके आकार का अवलंबन करता है, ज्ञान जो ज्ञानाकार उस वस्तु का बनता है तभी उस वस्तु को वह ज्ञान जान पाता है। ऐसे उसी प्रकार भूत और भविष्य वस्तु का चिंतन करते हुए भी ज्ञान उसके आकार का अवलंबन करता है। भाई जैसे वर्तमान वालों को जानते हैं ऐसे भूत और भविष्य वालों को जानते हैं। उसमें वस्तु के होने ना होने से तो कोई संबंध नहीं हुआ ना, पक्की बात है ना, समझ में आया कि नहीं आया? चल अब देखो दूसरी, पहली बात समझ में आ गई, क्या बात बताई? बताओ एक बार कोई बोलिए तो अच्छे से, कोई भी बोलो, कोई भी। कि जैसे ज्ञान उस वर्तमान की वस्तु को जानने के लिए उसका आकार का अवलंबन करता है, ऐसे ही भूत और भविष्य की वस्तु को जानने के लिए उनके आकार का अवलंबन ही ज्ञान कर लेता है। क्या दिक्कत उसमें? कोई उसमें क्या विरोध भाई? स्पष्ट दिख रहा है। देखो इसमें हमें लगेगा कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है कि हम तो ये टेबल रखी है तो जान लिया, अगर ये टेबल यहाँ ना होती तो कैसे जानते कि ये। अब यहाँ पर मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पर कल कोई चीज वस्तु आ गई नहीं, जैसे मान लो कोई नई लाइट आ गई, तो अभी वो लाइट आ गई क्या? कोई लाइट यहाँ पर अभी खरीद कर कल आएगी, हमने खरीद लिया, ऑर्डर दे दिया और कल आएगी, अभी वो आ गई क्या यहाँ पर? नहीं आई, तो क्या हम उसे जान सकते हैं कि यहाँ कैसे? नहीं, यहाँ पर आ गई ये कैसे जानोगे? यहाँ पर यहाँ लग गई थी, अब यहाँ लग गई, अब उसके वैसे कैसे जानोगे कि यहाँ लग चुकी है? नहीं जान सकते। मतलब मैं आपसे ये सवाल खड़ा करना चाह रहा हूँ आपके मन में कि वर्तमान की तरफ भूत भविष्य की को कैसे जान लोगे? ये तो टेबल रखी है, देख लिया, जान लिया, अब वो तो कल आएगी, अभी आप थोड़ी गई, यहाँ पर छेद होगा, वो लाइट लगेगी, उसका तार जुड़ेगा, फिर वो चालू होगा। पहले का नहीं देखा ना, आपने कहाँ देखा? वर्तमान में देखा तो ऐसी लाइट थी। चलो ठीक है, आप ऐसे बचो। तो आगे फिर जो भूतकाल में देखा है हाँ। वो तो हम अपने आकार बना लेंगे कि हमने हाँ। देखा है हमारे दादा हाँ। तो कैसे थे, वो भूतकाल वाला वो तो देख आ जाएगा। और आ गए आकार में। हाँ। अब भविष्य का क्या करोगे? इसका कैसे करेंगे? भविष्य का क्या करेंगे? देख वही ना, देखो सवाल है ना भी बरकरार कि जो भविष्य में जो वस्तु होगी, जो काम होगा, जो पर्याय है, उन्हें कैसे जाने? भूतकाल वाली तो चलो जितना ज्ञान में है याद कर लेंगे, है ना। भविष्य चलो देखो ये एक बार आगे पढ़े। देखो मैं इसलिए चाहता हूँ आपके मन में सवाल आ जाए, आप पूछो, है ना। अब देखो ये आगे दूसरी बात पढ़ते हैं। देखो दूसरी बात यह है कि ज्ञान चित्रपट के समान है। चित्रपट क्या होता है? चित्रपट मतलब तस्वीर, जो जैसे तस्वीर है ना, तो ज्ञान किसकी तरह है? ज्ञान एक तस्वीर की तरह। क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ज्ञान तस्वीर जैसा है। जो पढ़ते हैं तो अगर अपने पढ़ते चलाते तो एक आंखें पढ़े तो ऐसा घर अरे तो टीवी हो गया ना, चित्रपट थोड़ी है। चित्रपट मतलब फिक्स,
स्थायी। दिमाग में आ अब नई नई चीजें जब आएंगी तो बदलेगा, तो चित्रपट कैसे कहेंगे? सवाल है ना। चलो देखो कैसे। जिस प्रकार चित्रपट में अतीत, अनागत और वर्तमान वस्तुओं के आलेख्याकार साक्षात एक क्षण में ही भाषित होते हैं। क्या बोला कि चित्रपट में, यहाँ पर ज्ञान की बात नहीं कर रहे अभी, यहाँ बोला भी पहले चित्रपट एक चित्र है, उस चित्र में अतीत, अतीत मतलब भूत, अनागत मतलब भविष्य और वर्तमान वस्तुओं के आलेख्याकार साक्षात एक क्षण में ही भाषित होते हैं। इसका क्या मतलब? आलेख्याकार मतलब एक चित्र। आलेख्याकार देखो दोनों तरीके से हो सकता है कि कोई आलेख, कोई लिखत हो, कुछ लिखा हुआ हो, या फिर कोई चित्र भी हो, तो दोनों शब्दों के लिए, दोनों बातों के लिए आलेख्याकार शब्द बने। चाहे लेख भी हो सकते हैं, चित्र भी हो सकते हैं। तो किसी चित्रपट में कोई लेख लिखा है, कोई आलेख है या कोई चित्र बना हुआ है, तो उससे हमें वर्तमान का तो ज्ञान हो जाएगा। लेकिन यदि उस चित्र में कोई भूतकाल का कोई अंदेशा हो तो भूतकाल का भी ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, जैसे पीछे हमारे आचार्य कुंदकुम देव की का चित्र है, तो क्या इसे देखकर हमें आचार्य कुंदकुम का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही होगा जो वाले थे, ये वाले तो वाले थे। अरे वैसे नहीं, वैसे बात नहीं कर रहे हम। हमने बोला ये कुंदकुम आचार्य है, तो क्या हमें कुंदकुम आचार्य समझ आएंगे कि नहीं? अब वो बिल्कुल ऐसे दिखते थे या नहीं, या बिल्कुल ऐसे ही ऐसे बिल्कुल चपटे एक जगह गड़े हुए ऐसे तो थे नहीं, मनुष्य थे, मुनिराज थे, है ना हमारे जैसे। तो इसे देखकर हम ये नहीं कहेंगे कि ये कुंदकुम आचार्य है, लेकिन इसे देखकर कुंदकुम आचार्य जैसे थे उसका अंदेशा जरूर। अब ऐसे ही क्या भविष्य का ज्ञान मिल सकता है? भविष्य का ज्ञान बहुत तरीकों से हो सकता है। केवल ज्ञान को अभी हटा, केवल ज्ञान तो अपने पास है, कैसे करेंगे उस, है ना। तो उसके अलावा भी क्या हमें पता नहीं है कि अगले कितने घंटे बाद सुबह होगी? ये तो बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, मेरा मजाक मत उड़ाना, ठीक है। जैसे अभी कितने बज रहे? 9:45 बज रहे। क्या हमें पता नहीं जब कल सुबह 5 बजेंगे, 5:30 बजेंगे, तब सूर्य उदय हो जाए? पता है कि नहीं पता? हाँ जैसे आपने आचार्य का उसमें क्या है, हमने देखे कैसे पहले भवन में गवाले थे, फिर कुंदकुम आचार्य आगे तीर्थंकर बनेंगे। वो सब वो ठीक है, वो ठीक है, वो तो वो बात सही है, लेकिन एक अभी तो छोटी बात कर रहे तो ठीक है, वो तो और लक्षणा व्यंजना आपने कर दी, उसके अर्थ निकालने को कितने निकालने? वो तो आचार्य कुंदकुम को देखे, वो तो जिनवाणी लिख रहे, वो ये रही जिनवाणी। भविष्य कहना वो एक चित्र से हम सारे नहीं बता रहे, तो अलग अलग चित्रों से कह रहे कि जैसे कोई भूत का चित्र है उसे भूत को जान लिया, कोई वर्तमान का चित्र है उसे वर्तमान जान लिया, कोई भविष्य का चित्र है उससे भविष्य जान लिया। अब आप पूछोगे भविष्य के चित्र कहाँ हैं? कौन कौन से, है ना? भविष्य के चित्र आप ऐसे कहो जैसे स्वप्न के स्वप्न सुने भरत चक्रवर्ती के और चंद्रगुप्त मौर्य के, सब स्वप्न सुने, तो उनके चित्र है नहीं है? बताओ कैसे स्वप्न है उनके? कि पंचम काल के बारे में उन्हें स्वप्न आए थे, कैसे कैसे आए? कि हाथी पर बंदर बैठा है, एक हाथी पर बंदर बैठा, हाथी पर बंदर बैठा है। हाँ देखो ख्याल है, तो उन चित्रों को देखकर क्या हमें भविष्य का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बोलोगे भैया ये क्या बात है, तो आपने जबरदस्ती बता दिया मुझे, लेकिन ऐसा ही है, हम छल वस्तुओं को भी भविष्य का ज्ञान होता ही होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि सूरज निकलेगा, चलो ठीक है, इसके अलावा हमें चंद्रमा को देखकर पता है कि चंद्रमा कब किस दिन कितना निकलेगा, किस दिन पूरा निकलेगा, किस दिन आधा निकलेगा, किस दिन तिहाई निकलेगा, किस दिन चौथाई निकलेगा, किस दिन नहीं निकलेगा, हमें पता है कि नहीं पता? पता है। जैसे राखी है, हमें सबको पता है 9 तारीख की है। हाँ है ना। अब ये आ गई क्या राखी, 9 तारीख आ गई क्या? हो सकता है 9 तारीख आए ही ना, 8 के बाद सीधा 10 आ जाए, क्यों नहीं हो सकता? अभी तो आए, तो इसका मतलब आप सबको भविष्य पता है कि 9 तारीख आएगी, राखी का दिन भी आएगा। आप मना पाओ ना मना पाओ वो बात अलग है, ये उसका
वो बात, लेकिन आएगा तो है ना। अब जैसे हाँ इन्हें पता है उनका इन्होंने 14 तारीख इन्हें पता है ट्रेनिंग 6 बजे पकड़ेंगे या फिर वहाँ से बस पकड़नी है अपना तो पूरा बात है सर। देखो भविष्य फिक्स है। इससे अपन क्या बात समझनी है, इससे अपने को क्या बात समझनी है, जैसे देखो और बता दो इसके, चलो और उदाहरण बता दो। जैसे वो होते हैं अलग अलग तरह के फूल वाले पौधे होते हैं जिनमें फूल उगते हैं, तो इनका नियम होता है कि ज्यादातर एक कौन सा दिन होता है, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन ज्यादातर फूलों की जो होती है, जो बड होती है, वो फूट जाती है और फूल उगना शुरू हो जाते हैं। ये सब जानते हैं सामान्य जो ये सब बात है। तो जिस दिन बसंत पंचमी आएगी अपने आप नियम से फूल पैदा हो जाएंगे अपने आप ही, उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्या वो भविष्य जानते थे या हम भविष्य जानते थे? हम अनाज उगाते हैं, ये सब गेहूं आदि उगाते हैं, तो ये उगेंगी इतने दिन में उगेंगी, क्या हमें पता नहीं, पता है ना। तो इसका मतलब या तो भविष्य जानने में हमारी कुछ विशेषता है, या फिर भविष्य जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोनों बातें समझ में, या तो भविष्य हमने जान लिया, हम कोई बहुत कुछ अलग है विशेष आदमी, या फिर भविष्य को जानना कोई बड़ी बात ही नहीं है। समझ में आ रही है कुछ इसमें? भविष्य को जानना हम जितना दुर्लभ या जितना कठिन या जितना अजीब या जितना असंभव समझते हैं ना, है नहीं। अब ये मंदिर बना, जब ये बन रहा था तो आपको पता था कि बनेगा नहीं बनेगा, पता था ना बनेगा, बन गई। तो इसमें कोई कहेगा कि अगर ना बना तो, अगर ये हुआ तो, अगर ये नहीं। अच्छा, हम सबका जन्म हुआ है तो मरण होगा कि नहीं होगा ही होगा, सबको पता है नहीं पता, क्या पता हम जीते जाए, बाई चांस मरण ही ना आए, क्या पता हम बूढ़े ही ना हो सकता है। समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कि जैसे देखो यहाँ पर उदाहरण में क्या दिया कि कोई भविष्य का चित्रपट है, तो उसे देखकर क्या भविष्य का ज्ञान होना कोई बड़ी चीज है क्या? तो ये जिनवाणी में लिखा है कि जो लक्ष्मण, रावण और सीता के जीव हैं, अगली 24वीं में वो ऐसे ऐसे कि रावण तीर्थंकर होगा और वे गणधर होंगे, ऐसे सब लिखा है। तो क्या वह होगा कि नहीं, कि ऐसा होगा ही होगा, 100% होगा। अच्छा चलो, अब इसके अलावा अगर कहीं किताब में लिखा है कि आप पौधे को पानी दोगे तो पौधा बड़ा होगा, तो क्या हम पानी देंगे तो क्या नहीं होगा, कि हो? तो कहने का मतलब वो भी तो एक अनागत का चित्र है, वो भी तो भविष्य का चित्र है। भैया कोई चीज ऐसे सीखी तो ये भी तो एक भविष्य का चित्र ही होगा। तो देखो हम कहने का चाह रहे हैं, जैसे चित्रपट में जो भी बात है, लिखा है, चित्र है, उससे अतीत, अनागत, वर्तमान का ज्ञान हो सकता है। तो इसी तरीके से उसी प्रकार ज्ञान रूपी भित्ति में भी अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायों के ज्ञेयाकार साक्षात एक क्षण में ही भाषित होते हैं। अब हमने अपना बता दिया, हमें तो एक एक करके थोड़ा समझ में आते हैं। तो अगर किसी का ज्ञान हमसे अधिक बलशाली, शक्तिशाली, इतना प्रकट गुण वाला हो, तो क्या वह सभी पर्यायों को एक साथ जानने में कोई दिक्कत है क्या? अगर जान लिया तो हो क्या गया, कोई आपत्ति, क्या दिक्कत आती है? कि कुछ दिक्कत नहीं है भैया, जैसे हम जान सकते तो उनके लिए क्या बड़ी बात है, हम भी तो कर सकते, इतना छोटा लेकिन थोड़ा काम तो हम भी कर ही सकते। तो अगर वे कुछ अधिक जान ले, वे तो भैया केवल ज्ञानी है, अगर वे कुछ अधिक जान ले तो क्या दिक्कत, कि कोई भी विरोध नहीं, कोई भी विरोध नहीं, ठीक है। मेरा छद्मस आया है, ये किसके लिए आया है? छद्मस तो भी नहीं आया है। नहीं, पीछे जो बात चलती है, हाँ, केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी की बात चल रही है। हाँ, 32वीं 33वीं गाथा में हाँ, जो केवल ज्ञान है वो भी दूर जानते हैं, हाँ, और शुद्ध ज्ञान जो है वो कर्म से जानते हैं। यहाँ जो है ये छद्मस जो है भविष्य वर्तमान वक्त जानते हैं, जो बातों को वो जो वर्तमान वक्त जानते हैं, ये उनके लिए आया है या हमारे लिए आया है? ये देखो ना ये लिखा क्या है, ये जो छद्मस बोला ये उदाहरण में है, और उदाहरण में भी बस ये बताया है, उदाहरण जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है, अभी एक बाद में मेरे
का क्या बल होगा, मुझे किस तरह की गति मिलेगी। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं उस गति से तो बच जाऊंगा मैं। अब आगे देखो चलो, अब आपने सवाल किया है, ठीक है, मैं आपका सवाल भी समझ गया और किस दिशा में जा रहा है मैं ये भी समझ गया। यहाँ पर इतना सा बताना है कि जैसे छद्मस्त भूत वर्तमान को जानते हैं, ऐसे भूत और भविष्य को भी जान सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जैसे जैसे है वैसे के वैसे ही जाना, ठीक है। कोई व्यक्ति हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था लेकिन थोड़ा अच्छा भी बर्ताव करता था, ठीक है। अब वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे, गुजर, अब उनकी 13वीं है, हम वहाँ खड़े हम वहाँ बोल रहे हैं, तो हम उनके बारे में क्या बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, कि हम उनकी सारी अच्छी बातें याद करेंगे, ठीक है। आप तो भविष्य का पूछ रहे हो, मंगल जी ने जो पूछा ये तो भविष्य के लिए पूछा, मैं तो भूत की बता रहा हूँ कि भूतकाल की बातों को भी याद रखने में हम बहुत गड़बड़ कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनको एक्यूरेट जानना छद्मस्तों के लिए, सही जानने की बात नहीं कर रहे, लेकिन भूत और भविष्य को जानना बस जानने की बात है। सही कितना बिल्कुल वैसे का वैसे था तो वो सब यहाँ पर नहीं पूछा। अब मैंने कहा कि घर में कि बचपन का घर है वो बिल्कुल सामने आ जाता है, बिल्कुल एक एक चीज सामने आ जाती है, तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि अगर कहीं कोई पत्थर टूटा, कण निकला, गंदा हुआ तो एक एक चीज हमें एक एक समय की याद होगी, ऐसा थोड़ी होगा। बस सामान्य मोटा मोटा याद है ना। हम किसी के साथ खेलते थे, अब हमें थोड़ी उस व्यक्ति की एक एक चीज उसके बारे में पता है कि उसने क्या किया, कब जन्म हुआ, कैसे हो गया, मोटा मोटा पता है। यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं कि भूत और भविष्य को जाना जा सकता है, सिर्फ भगवान द्वारा, केवली द्वारा नहीं, छद्मस्तु द्वारा भी जाना जा सकता है। अब उसको सही कितना, गलत कितना, स्पष्ट कितना, अस्पष्ट कितना, वो सब बात यहाँ पर छेड़ी नहीं है, वो सब अलग है। वो सब कैसा, वो अलग है। बस भूत और भविष्य को जान सकते हैं, इतना सा बहुत बड़ी बात नहीं सोच सकते हैं, तो छोटी तो सोच ही लेते हैं, आई जाती है दिमाग। हम कह रहे कुछ तो सोच ही सकते हैं, कुछ। लेकिन भविष्य काल का कितने भी सोच ज्ञान में आएगा, भविष्य काल का अपने हमने पढ़ा होगा, सुना होगा, कि देखा होगा, अगर वो नहीं करा तो ज्ञान में आएगा ही नहीं। फिर से एक बार, फिर से क्या, जैसे भविष्य काल का आपने बताया, वर्तमान को तो समझ में आता है, ठीक, भविष्य काल का आपने कोई तस्वीर देखी है, हाँ, उसकी काल आपने को पढ़ा है, जजमानी में कोई बात हमने पढ़ी सुनी है, तो ज्ञान में आएगा ना। हाँ, तो ऐसे कैसे आएगा? तो दिक्कत क्या है? तो वो ये कहते हैं ऐसे की बात कैसे ज्ञान में हाँ, तो ऐसे ही तो आएगी ना। जो चित्र, ये जो चित्रपट वाली बात है, आपने भविष्य बोला, भविष्य का किसके बारे में पता नहीं है, ना ही हमने सुना है, कैसे ज्ञान में आएगा? तो वो इससे आएगा ना, वर्तमान काल की बातों से उनका ज्ञान हो। अब देखो बात ही सारी ये है ना, हमें लग रहा है हम वर्तमान की चीजों को भी उनके होने से उनको जान पाए। पंडित जी कहते नहीं वर्तमान में ये तो ऐसे करेगा, उनके मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे ही करेगा। है ना। अब हम भी बैठे बैठे दिन भर में कितनी भविष्य की चीजों को सोच लेते हैं, आधी उनमें सच भी हो जाती है, आधी झूठ भी हो जाती है। तो जो झूठ वाली है वहां तो हम बोल देंगे अरे ये तो ऐसा होगा, और जो सच वाली है क्या बोलेंगे कि हाँ मैं तो पता था, मैंने कहा था ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो देखो के लिए सोच लेते हैं तो डॉक्टर बनेगा। हाँ। अब वो बने या नहीं नहीं बना। बने ये सोच तो पहले ही किया। हाँ भाई ना, अब वो बनेगा, बन गया तो हमारी वजह से नहीं बना, क्या पता, है ना। और इसके अलावा भी देखो सिर्फ चित्र या फिर लिखा हुआ ऐसा भी नहीं, जरूरी नहीं है, बहुत चीजों से भविष्य को जाना जा सकता है, अपने पूर्व ज्ञान के माध्यम से भविष्य को समझ सकते हैं। पंडित जी आभास में हो जाता है किसी बात का, आभास, जैसे भाई आभास वाली बात है, निमित्त ज्ञान है, ज्योतिष ज्ञान है, 100 तरह की बातें होती है जिससे हमें भविष्य का ज्ञान हो सकता है। अब बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही होगा और 100% होगा ही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। हाँ, हाँ, मतलब किसी ना किसी तरीके से भूत को भी, जैसे भूत को जाना जा सकता है, जैसे वर्तमान को जानते हैं, भविष्य को भी कुछ ना कुछ जाना जा सकता है। देखो अब बात अपनी कहां तक आ गई। पहली बात क्या थी कि इस बात में कोई विरोध नहीं है। दूसरी बात बताई कि ज्ञान एक चित्रपट की तरह है। चित्रपट मतलब कि जैसे चित्रपट में कुछ भी जो बनेगा उसका ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसे ही ज्ञान में भी भूत भविष्य वर्तमान का जो भी आएगा उस सबका ज्ञान। देखो तीसरी बात यह है कि सर्व क्रियाकारों की तात्कालिकता अविरुद्ध है। क्या बोला?
सर्वज्ञाकार, ज्ञाकार मतलब जिन जो भी जानने में आते हैं, और सर्वज्ञाकार मतलब यहाँ पर क्या बोला, सर्वज्ञाकार मतलब सारी पर्याय, सर्वज्ञाकार मतलब तीनों तरह की पर्याय। तो जो तीनों तरह की पर्याय हैं उनका तात्कालिकता से अभियुक्त है कि मतलब वे अभी जानने में आ सकती है, इस बात में कोई विरोध नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं है कि वे भविष्य की या भूतकाल की पर्याय अभी जानने में आ जाए, इस बात में कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आया? देखो कैसे नहीं, जिस प्रकार नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं के आलेख्याकार वर्तमान ही है। क्या बोला? जिस प्रकार नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं के आलेख्याकार वर्तमान है, मतलब कि जो वस्तुएं खत्म हो गई, अब जैसे ऐसी क्या चीजें हैं जो खत्म हो गई लेकिन उनके बारे में हम जानते हैं, ऐसी है कोई वस्तुएं? जैसे हमारे दादा है, उसके पिताजी, हमारी पूर्व की पीढ़ियां, जैसे हैंड पाइप होते थे, वो आज के समय में नहीं है, लेकिन पता है, सुना है, चित्रादिक में देखा भी, मूवी पिक्चरों में देखने में आ जाते हैं, है ना। उसके अलावा थोड़ा और पीछे चलता कि पुरानी सभ्यताएं, जो पुराने जमाने में राजा, कुएं तो चलो कुएं हैंडपंप तो आज भी की भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं मिलती है ना। अरे ज्यादा के नानी के घर में हैंडपंप और इससे ज्यादा क्या है ना। कहने का मतलब ये है कि ज्यादा पुरानी चीजें सोचो, कोई राजा महाराजों की जो सभ्यताएं होती थी पुराने जमाने में, वे आज के समय में उनका अंश भी बचा है क्या? कि हाँ, कपड़े का जो एक पंखा होता था, मेरी दादी बताती है उनके गाँव में थी, जो 2 कपड़ों का रहता था और खींच के वो पंखों से वो कपड़े से हवा होती थी, मतलब अब हमने ना देखा, बस सुना ही, लेकिन एक मन में चित्र समझ में आ जाता है भैया वस्तु कैसे। तो जो वस्तुएं नष्ट हो गई उसका क्या हमारे पास आकार नहीं है क्या? उसकी तात्कालिकता में, मतलब उसके जानने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। जो वस्तुएं भविष्य में आएंगी, क्या उनके जानने में, अभी जानने में कोई दिक्कत है? जब ये जमीन आप लोगों ने ली होगी, जब यहाँ मंदिर बना भी नहीं था, तो क्या आपने दिमाग में सोचा भी होगा यहाँ हमारा ऐसा मंदिर होगा? कोयले की टाल थी ये बड़ी, ये जगह कोयले की टाल थी। अच्छा, हाँ चलो, अब वो बता रहे कोयले की टाल, तो आपने यहाँ पर क्या सोचा नहीं होगा कि यहाँ पर मंदिर इस तरह का होगा, ऐसा बनेगा, ऐसा दिखेगा? जो अभी नहीं हुआ, क्या वो हमें दिखता नहीं है क्या होता हुआ? हम उसे क्या सोच नहीं सकते क्या होते हुए? उनका कोई भविष्य में कोई बात होगी। अब जैसे आता है कि पंचम काल है, इस पंचम काल के अंत में हमारा जो काल को पूरा होकर प्रलय आकर बहुत त्राही हो जाएगी, काल ये समाप्त है, तो वो लिखा है, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ना। वो पूरी तरह से उसका अस्तित्व आएगा ना, लेकिन अभी हो गया क्या मतलब? अभी तो हुआ, तो कैसे है? आप कैसे कह सकते कि भैया वो होगा ही होगा? इस बात में कोई हम सवाल नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जो चीजें, वस्तुएं नष्ट हो गई, जो पर्याय नष्ट हो गई, और जो वस्तुएं अभी आई ही नहीं है, उन सबका आलेख्याकार वर्तमान में है, मतलब उनका लेखालेख हमें उनके बारे में ज्ञान अभी हो सकता है। उसी प्रकार अतीत और अनागत पर्यायों के ज्ञेयाकार भी वर्तमान ही, कि जैसे हम लोग भी भूत भविष्य की जो बातें हैं ये हमारे वर्तमान में इनके बारे में मिल सकते हैं, तो ऐसे ही जो भूत और भविष्य की पर्याय हैं उनके ज्ञेयाकार भी वर्तमान में हो सकते हैं। उनके ज्ञेयाकार समझ में आ गया? ज्ञेयाकार जानते हो ना? तो उनके जो भूतकाल के ज्ञेयाकार और भविष्य काल में होने वाले वस्तुओं पर्यायों के ज्ञेयाकार, वे सब वर्तमान में हो सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया ना? चलो इस तरह से अभी के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, आगे इसमें बस इसी बात को थोड़ा सा और खोलकर समझा देंगे, फिर उसके बाद अगली बात चलेंगे। अभी के लिए